हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेंट्रल रीजन ने एंसेस्टर ज़ू को डेविल लॉर्ड का ही नाम दे दिया था और उसके बाद डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू को खत्म करवाने के लिए उन्होंने एक डीमन किलिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते अगर कोई भी पर्सन डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू को सेंट्रल रीजन के हवाले करता है या फिर उसे खत्म कर देता है तो उसे सेंट्रल रीजन 10 करोड़ स्टार कॉइंस का रिवार्ड देने वाला था। इसलिए 9th रियलम के अंदर बहुत ही तेजी के साथ ये खबर फैल जाती है और सभी लोग डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू की तलाश में भी निकल चुके थे। इसी बीच सेंट्रल रीजन के एक पर्सन भटकते हुए टियानलेन सेट की इमोर्टल डोमेन में जा पहुंचा था और वहाँ पे वो पर्सन टियानलेन सेट के डिसेबल्स को डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू को ही मारने की ऑफर देता है, जो कि पहले से ही टियानलेन सेट के मास्टर थे। इसलिए टियानलेन सेट के सभी डिसेबल्स जानबूझकर उसका साथ देने का नाटक करते हुए उल्टा उसके सेंट्रल रीजन को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल चुके थे। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एंसेस्टर ज़ू को भी ये खबर मिल चुकी थी कि सभी लोग हाथ धोकर डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू के पीछे पड़ चुके हैं। जो सुनकर स्नो वैल्यू को तो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो एंसेस्टर ज़ू से सेंट्रल रीजन को डिस्ट्रॉय करने की इजाजत मांगने लगी थी, लेकिन एंसेस्टर ज़ू ने उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए ये बोल दिया था कि हमारे कुछ लोग ऑलरेडी सेंट्रल रीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल चुके हैं और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फायरिंग लैंड की डोंगचंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निंगयू भी एंसेस्टर ज़ू की तलाश में वहाँ पे आते हुए ड्रैगन एंड टाइगर हॉल क्लब के बाहर पहुंच चुकी थी और उसे वहाँ लाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल रीजन के ही लोग थे। असल में सेंट्रल रीजन को इस बात की अच्छी तरह से खबर थी कि एंसेस्टर ज़ू सबसे पहले इस ड्रैगन एंड टाइगर हॉल क्लब का ही हिस्सा हुआ करते थे, इसलिए सेंट्रल रीजन के लोग अलग अलग तरीकों से वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के बारे में पता लगाने के लिए आ जा रहे थे और इस बार डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू के बारे में पता लगाने के लिए वो निंगयू को भी अपने साथ ले आए थे और बहुत ही चालाकी के साथ उन लोगों ने वहाँ पे निंगयू से अलग होते हुए उसे ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के अंदर भी भेज दिया था। जो देखकर सेंट्रल रीजन का एक डिसेबल वहाँ पे अपने लीडर से कहता है, बॉस क्या इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए हम इस मामूली सी लड़की के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? आखिर आपने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए इस लड़की को ही क्यों चुना? उस डिसेबल की ये बात सुनकर उसका साथी उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम में जरा सी भी अकल नहीं है क्या? तुम नहीं जानते कि एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए पहले उसे चारा डालना पड़ता है और यहाँ पे भी हम लोग उस डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू को पकड़ने के लिए इस लड़की को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से ये लड़की यहाँ पे नहीं है, इसे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता, जबकि इस डोंगचंग सिटी के अंदर हमें तो सभी लोग पहचान चुके हैं, जिसके चलते अब हमें यहाँ से डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू के रिलेटेड कोई भी अच्छी खबर नहीं मिल पा रही। पर अगर ये लड़की जाकर इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है तो मुझे उम्मीद है इसे काफी कुछ पता चल जाएगा और हो सकता है जब डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू को ये पता चले कि एक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है तो हो सकता है वो खुद ब खुद ही सामने आ जाए और इसी मौके का फायदा उठाकर हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि मैंने इस लड़की निंगयू को अच्छी तरह से समझा दिया है कि जब भी तुम्हें डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू या उससे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले तो तुम बस हमें सिग्नल भेज देना, हम तीनों उसी समय वहाँ पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद होगा 10 करोड़ स्टार कॉइंस का रिवार्ड हमारा। और ये कहकर वो डिसेबल वहाँ पे अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस मैंने ठीक कहा ना? जिसपे उनका बॉस भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ उनसे कहता है कि हाँ प्लान तो यही है, बस दुआ ये करो कि उस लड़की को डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू मिल जाए और ये लड़की हमारे कहे मुताबिक उसे खत्म कर दे। और अगर वो डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू उसे यहाँ पे नहीं भी मिल पाता तो कम से कम उसकी सारी डिटेल्स तो हमारे हाथ में रखी जाए, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम उसे ढूंढ सके। एक बार हमें उस डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू की लोकेशन के बारे में पता चल गया तो मैं खुद अपने हाथों से जाकर उसका गला काटूंगा। और ये कहते हुए उस बॉस ने गुस्से से वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर उसके दोनों चेले वहाँ पे उसकी और भी ज्यादा चापलूसी करते हुए कहते हैं, बॉस जैसा कि मुझे पहले से ही पता था आपका ये प्लान वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है और मुझे नहीं लगता कि वो डेविल लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू आपके इस खतरनाक प्लान से बच पाने वाला है। आप वाकई यहाँ पे उस लड़की का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हार्डिंग गोड नाम की एक सीरीज को अपने चैनल के ऊपर शुरू किया है, जो कि बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन के साथ आती है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए ये भी जरूर से बता देना कि आप लोगों को वो सीरीज कैसी लगी। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। वहीं हम निंगयू को देखते हैं जो कि ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के अंदर खड़ी हुई थी और बहुत ही गौर से वहाँ पे सेंट्रल रीजन के उन तीनों लोगों का प्लान भी सुन रही थी, जिसे सुनते हुए निंगयू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी और इसी स्माइल के साथ वो ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के अंदर जाने लगती है, जहाँ पलटते ही निंगयू को अपने सामने रैंकिंग बोर्ड दिखाई देता है, जिसके ऊपर सबसे टॉप एंसेस्टर ज़ू का ही नाम था। आपको याद ही होगा कि कैसे एंसेस्टर ज़ू ने लगातार अपने बाउंटी हंटर मिशंस को पूरा करते हुए अपने नाम को ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के रैंकिंग बोर्ड के ऊपर टॉप पे पहुंचा दिया था, जो देखकर तो निंगयू को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। तभी वहाँ पे रैंकिंग बोर्ड के पास खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, लेडी माता ज़ुआन तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली, उसने एंसेस्टर ज़ू जैसे कितने ज्यादा पावरफुल वॉरियर को भी बेवकूफ बनाते हुए अपने साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। अपने साथी की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा पर्सन उससे कहता है, तुम कह तो वैसे बिल्कुल ठीक रहे हो और मुझे तो लगता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से आने वाले सभी लोग इसी तरह से बेवकूफ होते हैं। जिस पे उनका तीसरा साथी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भले ही आउटसाइड वर्ल्ड से आने वाले लोग ताकतवर तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उनमें दिमाग ना कहीं बराबर होता है। अब इस एंसेस्टर ज़ू यंग को ही देख लो,
इसने आते साथ ही यहाँ पे अपने नाम को टॉप रैंक पे पहुंचा दिया था और इसी बात का फायदा जुआनटियन अलायंस ने उठाया। इवन अभी तक भी जुआनटियन अलायंस तो एसेटाजू के नाम का फायदा उठाते हुए बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अगर एसेटाजू यहाँ पे मौजूद होते तो अब तक वो पक्का जुआनटियन अलायंस को डिस्ट्रॉय कर चुके होते, जिसपे उनका वही पहले वाला साथी उनसे कहता है, यार मैंने तो ये भी सुन रखा था कि एसेटाजू ने लेडी मार्था जुआन को पैसे देते हुए पूरे 1 साल के लिए खरीद लिया था और वो बस अगले 1 साल तक एसेटाजू के लिए ही काम करने वाली थी। क्या ये बात वाकई सच है? अब उन तीनों की ये सारी बातें सुनकर जीफू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि असल में यही तो वहाँ पे उन सभी का प्लान था। वो जानबूझकर वहाँ पे आपस में इस तरह की बातें करते हुए निंगयू का ध्यान भटका रहे थे ताकि उसे एसेटाजू के बारे में कुछ भी पता ना चल सके, और ये अब उन लोगों का रोज का ही हो गया था। वो चारों जानबूझकर आपस में वहाँ पे इस तरह से बातें करते हुए लोगों का ध्यान भटकाया करते थे, क्योंकि जब से सेंट्रल रीजन ने डेविल लॉर्ड एसेटाजू के सर के ऊपर इनाम रखा था तब से काफी सारे लोग एसेटाजू के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे आते जाते रहते हैं, और जीफू इसी तरह से वहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर नाटक करते हुए एसेटाजू के बारे में पता लगाने के लिए आने वाले लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। वहीं आज भी उन तीनों पर्सन्स की ये सारी बातें सुनकर जीफू वहाँ पे बिल्कुल आखिर में एंट्री लेते हुए उन तीनों से कहता है, माफ करना मैं आपकी बातों में इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारे एसेटाजू ने वाकई लेडी मार्था जुआन को 1 साल के लिए खरीद लिया था, जिसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो जुआनटियन अलायंस एसेटाजू से ही बिलोंग करता है, बिल्कुल हमारे इस ड्रैगन एंड टाइगर हाल की तरह। और तुम लोग शायद ये भी बात नहीं जानते होंगे कि जुआनटियन अलायंस जो अचानक ही पिछले कुछ समय से इतना ज्यादा अमीर हो गया है, उस सब के पीछे भी कहीं न कहीं एसेटाजू का ही हाथ है, क्योंकि जुआनटियन अलायंस एसेटाजू के रिफाइन किए हुए ड्रेस को ही बेचकर इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब जीफू और उसके साथियों की सारी बातें सुनकर निंगयू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, और वो स्माइल करते हुए वहाँ पे अपने मन में कहती है, वो तो इसका मतलब है कि मुझे बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन है जुआनटियन अलायंस से मिलने वाली है। और ये कहते हुए निंगयू वहाँ से जुआनटियन अलायंस की तरफ निकल जाती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जुआनटियन अलायंस के ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निंगयू ने लेडी मार्था जुआन से मिलने की खबर भी पहुंचा दी थी, और खुद वो हाल में ही रुककर लेडी मार्था जुआन का इंतजार करने लगे थे। जहाँ अचानक लेडी मार्था जुआन वहाँ पे आते हुए थोड़ा गुस्से से निंगयू से कहती है, लो मैं आ गई, कौन हो तुम और आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम था? लेडी मार्था जुआन की ये बात सुनकर निंगयू भी वहाँ पे स्माइल के साथ पीछे पलटते हुए लेडी मार्था जुआन से कहती है कि मैंने सुना है कि हमारे एसेटाजू यंग ने तुम्हें 1 साल का पैसा देते हुए तुम्हें खरीद लिया था। अब निंगयू की ये बात सुनकर पहले तो लेडी मार्था जुआन को वहाँ पे एक झटका लगता है, पर अचानक ही वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ निंगयू से कहती है, कौन सा एंसेस्टर और कैसा एंसेस्टर? तुम किस एंसेस्टर के बारे में बात कर रही हो? मैं तो किसी भी ऐसे एंसेस्टर को नहीं जानती, और वो सब छोड़ो और पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो? तुम्हारी इस ड्रेस को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि तुम नाइन्थ रियलम से बिलोंग नहीं करती, जिसका मतलब है कि तुम जरूर आउटसाइड वर्ल्ड से यहाँ पे पहुंची होगी। मैंने ठीक कहा ना? और तुम इतने हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए यहाँ तक पहुंची हो, इसका मतलब है कि तुम्हें वाकई यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा। क्या तुम मेरे ऑक्शन हाउस के अंदर कोई खास टायर खरीदने के लिए आई हो? अब लेडी मार्था जुआन की ये बात सुनकर निंगयू भी वहाँ पे स्माइल के साथ आगे बढ़ते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए नहीं आई। और ये कहकर अचानक निंगयू वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे खत्म करने के लिए आई हूँ। अब निंगयू की ये बात सुनकर तो लेडी मार्था जुआन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, और वो वहाँ पे हंसते हुए निंगयू से कहती है, ओ तो तुम्हें यहाँ पे जोंगजू अलायंस ने भेजा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी घटिया चाल उनके अलावा और कोई भी नहीं चल सकता। पर लड़की, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत ही गलत जगह पंगा ले रही हो। हमारा जुआनटियन अलायंस नाइन्थ रियलम का सबसे बेस्ट अलायंस है, और अगर देखा जाए तो पावर लेवल के मुकाबले में अभी सबसे ज्यादा ताकतवर भी है, जिसके चलते हम तुम्हें तो क्या तुम्हारे पूरे जोंगजू अलायंस तक को खत्म कर सकते हैं, जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने के लिए भेजा है। इसलिए मुझे मारने की बात तो तुम अपने ज़हन से निकाल ही दो, और फिलहाल खुद को बचाने की चिंता करो। और ऊपर से तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई कि तुम यहाँ पे अकेले ही मुझे खत्म करने के लिए पहुंच गई? अब लेडी मार्था जुआन की ये बात सुनकर निंगयू वहाँ पे एक बार फिर से स्माइल करते हुए उससे कहती है कि तुमसे किसने बोला कि मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ? और ये कहकर निंगयू ने अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ऑक्शन हाउस के बैक वाले गेट को ओपन कर दिया था, जिससे सेंट्रल रीजन की वो तीनों ही कल्टीवेटर्स वहाँ पे कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। और अचानक ही वहाँ पे गेट को इस तरह से खुलते हुए देखकर बेचारे वो तीनों कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं, जबकि निंगयू वहाँ पे स्माइल करते हुए उन तीनों से कहती है, क्या बात है तुम तीनों यहाँ पे इंतजार किस बात का कर रहे हो? तुम इस लेडी मार्था को खत्म नहीं करना चाहते थे? अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसे ठिकाने लगा दो। अब निंगयू की ये बात सुनकर वो तीनों कल्टीवेटर्स भी जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल लेते हैं, और एक चेला वहाँ पे अपने बॉस से कहता है, बॉस न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की हमें यहाँ पे धोखा देने वाली है। जिसपे उनका बॉस वहाँ पे अपने दोनों ही चेलों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इसे खत्म कर दो, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। अब अपने बॉस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों ही कल्टीवेटर्स वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, और अपने स्पेशल पावर को वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए लेडी मार्था जुआन के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ उन तीनों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर लेडी मार्था जुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, इसलिए वो भी वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन तीनों कल्टीवेटर्स का सामना करने के लिए रेडी हो चुकी थी। पर लेडी मार्था जुआन वहाँ पे उन तीनों के ऊपर अटैक कर पाती उससे पहले निंगयू अचानक ही
वहाँ पे अपनी 10,000 किलिंग रोज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उल्टा वहाँ पे उन तीनों कल्टीवेटर्स के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिसके चलते लगातार वहाँ पे हजारों की तादाद में स्पिरिचुअल किलिंग फ्लावर से वहाँ पे उनके ऊपर हमला होने लगा था, जिससे बेचारे वो तीनों कल्टीवेटर्स वहाँ पे जाकर भी खुद को नहीं बचा पा रहे थे। जो देखकर निंगयू वहाँ पे उन तीनों का ही मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखा बॉस, मैं आपके सौंपे हुए काम को कितने अच्छे तरीके से कर रही हूँ। बेवकूफ कहेंगे, मेरा मकसद यहाँ पे इस लेडी मास्टर जोन को खत्म करने का था ही नहीं, बल्कि मैं तो तुम तीनों को यहाँ पे खत्म करना चाहती थी। और ये कहते हुए निंगयू अचानक से ही वहाँ पे अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और इस ब्लास्ट के साथ ही उन तीनों कल्टीवेटर्स का खेल भी वहाँ पे खत्म हो चुका था, जो कि 10 करोड़ स्टार कॉइंस की रिवार्ड का सपना देख रहे थे। जबकि उन तीनों कल्टीवेटर्स को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर तो लेडी मास्टर जोन को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इसलिए वो चौंक कर वहाँ पे निंगयू से सवाल करते हुए पूछती है, पहले तो तुम मुझे यहाँ पे खत्म करने की बात कर रही थी, और अब तुमने यहाँ पे उन तीनों कल्टीवेटर्स को खत्म करते हुए मेरी उनसे जान बचाई। आखिर क्यों क्यों तुमने यहाँ पे मेरी हेल्प की? अब लेडी मास्टर जोन की ये बात सुनकर निंगयू वहाँ पे एक बार फिर से स्माइल करते हुए उसके करीब जाकर कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, बल्कि मैं तो हमारे एसेट अज़ू की खरीदी हुई चीज की रक्षा कर रही थी। हमारे एसेट ने तुम्हें इतने प्यार से खरीदा था, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना तो हमारा फर्ज है। लेकिन निंगयू की सारी बातें अभी तक भी लेडी मास्टर जोन के सर के ऊपर से जा रही थी, जबकि निंगयू वहाँ पे ये सब कहने के बाद चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, जिसको जाते हुए देखकर अचानक ही लेडी मास्टर जोन के दिमाग में भी कुछ क्लिक होता है, और वो पीछे से निंगयू को रोकते हुए कहती है, तो तुम यहाँ पे जू यंग के बारे में बात कर रही हो। मैं मानती हूँ कि मैं एसेट जू यंग के साथ काम करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे खरीदा तो नहीं है। और ये कहते कहते अचानक ही बेचारी लेडी मास्टर जोन की गाल वहाँ पे शर्म से लाल हो चुके थे, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि शायद 9th रियलम के अंदर उसके और एसेट अज़ू के अफेयर के चर्चे चल रहे हैं। लेकिन वो बेचारी ये बात कहाँ जानती थी कि असल में तो ये सब जीफू ने अपनी जान छुड़ाने के लिए बोला था। उसके बाद सीन चेंज होता है, सेंट्रल रीजन के गेट हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी तक भी तीनों हाल लीडर्स के दरमियान मीटिंग चल रही थी, और अचानक से उन्हें वहाँ पे खबर मिलती है कि उनके भेजे हुए तीनों असैसिन्स मारे जा चुके हैं। और ये पता चलता ही उनमें से एक लीडर वहाँ पे गुस्से से चलाकर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, क्या आखिर वो तीनों कैसे मर सकते हैं? वो तो हमारे सेंट्रल रीजन के टॉप के असैसिन्स थे, तो फिर बोलो वो इतनी आसानी के साथ कैसे मर सकते हैं? और ऊपर से वो भी उस लड़की जुआन के हाथों से। वो लेडी तो बस एक मामूली सा ऑक्शन हाउस चलाती है, तो फिर बोला वो हमारे टॉप के असैसिन्स को कैसे खत्म कर सकती है? जिस पे लीडर्स वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहते हैं, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि जुआनियन अलायंस अपनी ट्रू पावर को छुपा रहा है। लेकिन मेन सवाल तो ये है कि लोअर डोमेन में रहने के बावजूद भी उनके पास इतनी ताकत आई कहाँ से? लोअर डोमेन में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पहले तो मैं उस डेविल लॉर्ड जू यंग को लेकर परेशान था, और अब पूरी की पूरी लोअर डोमेन ही मुझे परेशानी में डाल रही है। आज तक लोअर डोमेन के 9 रियलम्स जो कि हमारे पैरों की धूल हुआ करते थे, अब उन्होंने अचानक से ही हमारे टॉप के असैसिन्स को खत्म करना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है ये लोअर डोमेन मिलकर हमारे सेंट्रल रीजन के खिलाफ कोई बहुत ही बड़ा प्लान कर रही है। अब लीडर्स की ये बात सुनकर लीडर मिंगली वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चलो अभी चलकर पूरी लोअर डोमेन को ही खत्म कर देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ये कहते हुए लीडर मिंगली ने तो गुस्से से वहाँ पे अपना और भी रिलीज करना शुरू कर दिया था। अब लीडर मिंगली का ये आइडिया बाकी दोनों को भी पसंद आ चुका था, और वो दोनों भी वहाँ पे उसका साथ देने के लिए रेडी हो चुके थे। लेकिन तीसरे वाला लीडर वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने साथियों से कहता है कि वैसे तो हम लोअर डोमेन को जब चाहे खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ऊपर भी तो इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर हमने लोअर डोमेन को खत्म किया क्यों था। इसलिए सबसे पहले लोअर डोमेन को खत्म करने का हमें एक बहुत अच्छा रीजन ढूंढना होगा। जिस पे लीडर मिंगली उससे कहता है, पर रीजन ढूंढने की जरूरत ही क्या है? लोअर डोमेन के अंदर हमारे टॉप के असैसिन्स मारे गए हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि तीन है, जिन्हें मारने के पीछे भी किसी और के नहीं बल्कि लोअर डोमेन के एक अलायंस का ही हाथ है। और मेरे ख्याल से लोअर डोमेन को खत्म करने का इससे अच्छा रीजन और क्या ही हो सकता है। और ये कहकर उन तीनों ने वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो तीनों ही अब वहाँ पे लोअर डोमेन को खत्म करने का फैसला कर चुके थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डीप स्पेस के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। असल में ये लोअर और मिडिल डोमेन में जाने का रास्ता था, जिसे आप आसान लफ्जों में स्पेस बॉर्डर भी कह सकते हैं। और इसी स्पेस बॉर्डर के पास हमें वहाँ पे तीन स्टारशिप्स भी दिखाई देती हैं, जिनका काम वहाँ पे स्पेस बॉर्डर की रक्षा करना था, ताकि ऐसे ही कोई मुंह उठाते हुए लोअर डोमेन से मिडिल डोमेन में ना चला जाए। तभी वहाँ पे उनके एक और साथी आता है, जो कि वहाँ पे सेंट्रल रीजन की खबर लेकर आया था। वो वहाँ पे आते हुए अपने बाकी साथियों को भी बता देता है कि लोअर डोमेन के एक अलायंस ने सेंट्रल रीजन के तीन असैसिन्स को खत्म कर दिया है, जिसके चलते सेंट्रल रीजन लोअर डोमेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है, और अब सेंट्रल रीजन कभी भी लोअर डोमेन के ऊपर अटैक कर सकता है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि वाकई सेंट्रल रीजन काफी ज्यादा अमीर है, जो कि सिर्फ उस डेविल लॉर्ड जू यंग को ही पकड़ने के लिए अपने इतने सारे स्पिरिचुअल ट्रेस को खर्च कर रहा है। अब अपने उस साथी की ये बात सुनकर वो दूसरे वाला पर्सन वहाँ पे उनसे कहता है कि डेविल लॉर्ड जू यंग को पकड़ने का तो बस एक बहाना था, असल में तो सेंट्रल रीजन लोअर डोमेन के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। जिसपे वो पहले वाला कल्टीवेटर मास्टर वहाँ पे अपने उन दोनों साथियों से कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। वैसे भी लोअर डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भरी हुई है, और अगर मेरा बस चले तो मैं तो खुद ही जाकर उन्हें खत्म कर दूं। अच्छा है, सेंट्रल रीजन के ध्यान उन्हें खत्म करने की तरफ जा रहा है, जिसपे बाकी के दोनों कल्टीवेटर मास्टर भी वहाँ पे उसका साथ
साथ देते हुए कहते हैं, क्या तो वैसे तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लोअर डोमेन के घटिया लोगों की वजह से ही तो हमें यहाँ पे इस तरह से पहरा देना पड़ता है ताकि वो लोग मुंह उठाकर मिडिल डोमेन में इंटर ना कर जाए। पर अभी वो तीनों कल्टीवेटर मास्टर्स वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे एक ड्रैगन स्टार शिप दिखाई देती है जो कि बहुत ही तेजी के साथ उन्हीं की तरफ ही बढ़ते हुए आ रही थी। इसलिए वो तीनों भी वहाँ पे उस ड्रैगन स्टार शिप को देखते हुए वहाँ पे सीरियस हो जाते हैं और उसी के साथ साथ उन तीनों ने वहाँ पे अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को भी बाहर निकाल लिया था। इवन वो पहले वाला कल्टीवेटर मास्टर तो वहाँ पे उस ड्रैगन स्टार शिप को देखते हुए कहता है, ये पसंद जो कोई भी है पर बहुत ही ज्यादा अनलकी होने वाला है क्योंकि आज मैं अपना सारा गुस्सा इसी के ऊपर ही निकाल देने वाला हूँ। पर वो बेचारे तीनों कल्टीवेटर मास्टर्स वहाँ पे कहा जानते थे कि किस्मत तो उन तीनों की खराब होने वाली है क्योंकि वो लोग जिसके ऊपर गुस्सा निकालने का सोच रहे थे वो तो खुद एक चलती फिरती मौत था क्योंकि ये ड्रैगन स्टारशिप किसी और की नहीं बल्कि हमारे हेलकोर्ट की ही थी जो कि अपनी स्टारशिप से होते हुए उस स्पेस बॉर्डर की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे क्योंकि जिस जगह के बारे में स्नो वैलो ने एसेस्टर ज़ू को बताया था वो मिडिल डोमेन में मौजूद थी। और जैसे स्नो वैलो की नजर वहाँ पे उस स्पेस बॉर्डर के ऊपर पड़ती है तो स्नो वैलो भी वहाँ पे खुश होते हुए एसेस्टर ज़ू को बताती है, एसेस्टर इस स्पेस पोर्ट को पार करने के बाद हम लोग उसी जगह पे पहुंच जाने वाले हैं। अब स्नो वैलो की ये बात सुनकर एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपनी आंखें उठाते हुए एक बार उसी स्पेस बॉर्डर की तरफ देखते हैं। पर अभी एसेस्टर ज़ू वहाँ पे उस तरफ देख ही रहे थे कि तभी अचानक से उसकी ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक हो जाता है। हालांकि वो अटैक था तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लेकिन वो अटैक ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर लगी हुई बैरियर को नहीं चीर पाता और उस बैरियर के साथ टकराते ही वो खतरनाक अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन ये सब देखते हुए बेचारी स्नो वैलो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और तभी कल्टीवेटर मास्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि हमें डार्क सेंटर रीजन के मास्टर्स की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं। डेविल लॉर्ड ज़ू यंग अभी तक भी आजाद घूम रहा है और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता कोई भी लोअर डोमेन से बाहर नहीं जा सकता। और ऊपर से हमें इस बात की भी पूरी इजाजत दी गई है कि अगर कोई लोअर डोमेन से बाहर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग उसकी अच्छी तरह से तलाशी लेते हुए उसके पास मौजूद सभी ट्रेस को भी ले सकते हैं। तो अब अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने सभी स्पिरिचुअल ट्रेस को हमारे हवाले कर दो वरना यहाँ पे मरने के लिए रेडी हो जाओ। अब उन लोगों को ये घटिया बातें सुनकर एसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे उनकी तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन स्नो वैलो वहाँ पे स्माइल के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहती है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो हमसे हमारे स्पिरिचुअल ट्रेस को छीन कर दिखाओ। मैं तुम तीनों से वादा करती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल ट्रेस को छूने से पहले ही मैं तुम तीनों को मौत के घाट उतार दूंगी। अब स्नो वैलो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उन तीनों ही कल्टीवेटर मास्टर्स को वहाँ पे स्नो वैलो के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसलिए उनमें से एक कल्टीवेटर मास्टर तो वहाँ पे गुस्से से अपना स्पीयर लेकर सीधे वहाँ पे स्नो वैलो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए स्नो वैलो ने भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर मास्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और स्नो वैलो को वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि वो कल्टीवेटर मास्टर वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उसका मुकाबला कर रहा था, जो देखकर एक दूसरा कल्टीवेटर मास्टर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे हमारे खिलाफ फाइट बैक करने की कोशिश कर रही हो लड़की, ये करके तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और ये कहते हुए वो कल्टीवेटर मास्टर अचानक ही वहाँ पे अपनी डीमन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक डीमन स्लेयर सोर्ड फॉर्मेशन बनाने लगा था, जिसका इस्तेमाल करके उसने वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से सीधे वहाँ पे स्नो वैलो के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए स्नो वैलो भी वहाँ पे फ्लावर्स कवर द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर को लगा लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्नो वैलो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उन सभी मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स को रोकने लगी थी। पर इस मौके का फायदा उठाते हुए तीसरे वाले कल्टीवेटर मास्टर ने वहाँ पे अपनी खास फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उनकी ड्रैगन स्टारशिप को ही वहाँ पे ट्रैप कर लिया था, जिसे देखकर तो बेचारी स्नो वैलो भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ये तो एंशिएंट ट्रैप फॉर्मेशन है। स्नो वैलो की ये बात सुनकर वो कल्टीवेटर मास्टर भी वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि लोअर डोमेन के अंदर भी किसी को इस ट्रैप फॉर्मेशन के बारे में पता है, पर अफसोस इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि आज तुम दोनों का खेल यहीं पे खत्म हो जाने वाला है। और ये कहकर वो तीनों कल्टीवेटर मास्टर भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं और तीनों ही तरफ से वहाँ पे उस ड्रैगन स्टारशिप को कहते हुए अपनी अपनी पास को कंबाइन करते हुए वहाँ पे एक साथ उस ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए बेचारी स्नो वैलो एक बार फिर से अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर को लगा लेती है। लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे परेशान होते हुए ये भी कह रही थी कि मैं जो चाहे मर्जी कर लूं, लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ इन तीन कल्टीवेटर मास्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द ये अटैक मेरे बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए आकर सीधा हमारी ड्रैगन स्टारशिप को हिट कर जाएगा। ये सभी लोग एसेस्टर ज़ू को डेविल लॉर्ड कहते हैं, पर काम तो खुद इनके डेविल्स वाले हैं। और ये कहकर बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे घबराते हुए एसेस्टर ज़ू से कहती है, एसेस्टर प्लीज आप अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाइए, तब तक मैं यहाँ पे इन सभी को रोकने की कोशिश करती हूँ। अब स्नो वैलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपनी चाय खत्म करते हुए अपने हेल गॉड वाले सिंहासन से उठ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन तीनों कल्टीवेटर मास्टर्स की तरफ ही आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर उनमें से कल्टीवेटर मास्टर वहाँ पे स्नो वैलो को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज यहाँ पे तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचने वाला। और ये कहते हुए उस कल्टीवेटर मास्टर ने अचानक वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे स्नो वैलो के पास आते हुए वहाँ पे उस कल्टीवेटर मास्टर से कहते हैं, तुम तीनों को ज्यादा ही बकवास कर चुके हो।
एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर वो कल्टीवेटर मास्टर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, क्या कहा तुमने? लेकिन इससे आगे वो कल्टीवेटर मास्टर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक चुटकी बजा देते हैं और उसी के साथ वहाँ पे सिर्फ इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके चलते वहाँ पे डीप स्पेस के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पे एक नया सूरज उग रहा है। और देखते ही देखते एंसेस्टर ज़ू के डिवाइन सुप्रीम ऑरा ने वहाँ पे न सिर्फ उन तीनों की एंशिएंट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उन तीनों ही कल्टीवेटर मास्टर्स की स्टारशिप्स भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और ऊपर से एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों का भी खेल वहाँ पे खत्म करते हुए उनकी एग्जिस्टेंस को वहाँ पे उस वर्ल्ड से खत्म कर दिया था। और इस खतरनाक तबाही के बाद तो वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे स्पेस बॉर्डर के पास कोई था ही नहीं। जो देखा तो बेचारी स्नोवेलो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, एंसेस्टर ज़ू यंग ने तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ एक एंशिएंट फॉर्मेशन तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंसेस्टर ज़ू यंग वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ये कहकर स्नोवेलो अचानक ही वहाँ पे उदास होते हुए खुद से ही कहती है, काश 10 लाख साल पहले भी एंसेस्टर ज़ू हमारे टैलेंट सेट का हिस्सा होते तो उस समय वो उस आने वाली खतरनाक तबाही से भी हमारे टैलेंट सेट को बचा सकते थे, जिसके चलते आज पूरा टैलेंट सेट सही सलामत होता। हालांकि स्नोवेलो ये सारी बातें अपने मन में कर रही थी, पर उसके बावजूद भी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उसकी इन सारी बातों को अच्छी तरह से सुन पा रहे थे। इसलिए वो वहाँ पे कॉल टून में स्नोवेलो से कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ दोबारा से ठीक कर दूंगा। और ये कहते हुए एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे स्नोवेलो को आगे बढ़ने के लिए बोल दिया था। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर स्नोवेलो भी वहाँ पे खुश होते हुए जल्दी से ड्रैगन स्टारशिप को आगे बढ़ाते हुए लेकर सीधा वहाँ पे स्पेस वॉइड के अंदर चली जाती है, जहाँ उस स्पेस वॉइड की दूसरी तरफ हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जो कि फ्लावर गॉडेस के नाम से जाना जाता था। और आज उस गाँव के अंदर फ्लावर गॉडेस का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए पूरा गाँव वहाँ पे तैयारियां कर रहा था। और उन्हें वहाँ पे लीड कर रही थी एक लेडी मास्टर, जो कि वहाँ पे सभी से काम करवाते हुए उनसे कहती हैं कि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है, कल से ही फ्लावर गॉडेस का फेस्टिवल शुरू हो जाने वाला है, इसलिए हमें आज की आज ही सारी तैयारियां करनी होंगी। तभी उस लेडी मास्टर का हस्बैंड वहाँ पे उसके पास आकर उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है, इतनी ज्यादा परेशान मत हो, अभी तो हमारे पास पूरा एक दिन बाकी बचा है, सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। तभी एक और पर्सन वहाँ पे उनके पास आते हुए कहता है, क्या इस बार फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल के लिए आपकी बेटी की बारी है? जिसपे उस लेडी मास्टर का हस्बैंड भी वहाँ पे उस पर्सन को जवाब देते हुए कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार वही फ्लावर गॉडेस बनने वाली है और इसके लिए वो न जाने पिछले कितने ही दिनों से इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब कहते हुए खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगता है। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है एंसेस्टर ज़ू की ड्रैगन स्टारशिप की, जिसे देखते ही उस गाँव के सभी लोग वहाँ पे पहचान जाते हैं। इवन वो लेडी मास्टर तो वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा, इमोर्टल मास्टर फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल के लिए इतना जल्दी पहुंच चुके हैं। और ये कहकर उस गांव के सभी लोग वहाँ पे उनके सामने झुकते हुए उनका स्वागत करने लगे थे, क्योंकि ये बस एक मामूली से मोटल लोगों का गांव था, जो कि इमोर्टल्स को एक गॉड की तरह मानते हुए उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत किया करते थे। वहीं ये सब देखते हुए एंसेस्टर ज़ू के फेस के ऊपर भी एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।